सभी को नमस्कार। आप लोगों को कह सकते हैं, आप निरक्षर कह सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसके सिस्टम मुझे समझने में, तो जब तक हमारे और साथी जुड़ रहे हैं, मैं कुछ इसके ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ। जी। तो साथियों, हम बात शुरू करते हैं। आ, हमारे साथ बाकी साथी जुड़ते जाएंगे। आज असल में आपके साथ जो मैं हूँ, और जो शायद इतने सालों से फेसबुक से जुड़ाव होने के बाद जो आज मौका लग रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़ना क्यों जरूरी हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं, और संभवतः आप लोगों के संज्ञान में भी ये विषय आया होगा कि प्रदेश में अभी 2 दिन पहले ही तीरथ राज अग्रवाल, ये नाम संभवतः कुछ समय में काफी पॉपुलर हो गया है। और पॉपुलर अब शब्द जो है वो बड़ा नकारात्मकता की दिशा में है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है। तीरथ राज अग्रवाल, जो कि आप सभी परिचित होंगे, लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा इस केस को आपके साथ ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि जो तीरथ राज अग्रवाल जी रहे हैं, ये 2014 में रायगढ़ में एसडीएम के तौर पर पदस्थ थे। और इस प्रकरण में उन्होंने ये किया कि एनटीपीसी जो है, लारा एक जगह है वहां पर, वहां उसके लिए भूमि अधिग्रहण होना, और लगभग 300 जो जमीन के टुकड़े थे उसका अधिग्रहण होना था। और उस पर चूंकि एक्विजिशन के कारण सरकार ने उस भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो जब तीरथ राज अग्रवाल जी वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने बहुत ही न्यूनतम समय के लिए इस रोक को समाप्त करते हुए इस 300 टुकड़ों को 3000 टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। और यहां से छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े घोटाले, भू अधिग्रहण घोटाला, जो कि 500 करोड़ का घोटाला था, उसका जन्म हुआ। ये मामला अपने आप में बड़ा इसीलिए है। एक संज्ञान में एक बात आती है, मैं थोड़ा आराम से आप लोगों के साथ बात करूंगा क्योंकि ये विषय गंभीर है। और मैं इस विषय को आपको उस दिशा में ले जाना चाहता हूँ जहां की आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में नौकरशाही का एक वर्ग जो है वो निरंकुशता के साथ काम कर रहा है। मैं अभी इस विषय पर आगे आऊंगा, लेकिन पहले मैं इस प्रकरण की बात कर लेता हूँ। और ये प्रकरण अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी आप लोगों ने देखा है कि भारत माला प्रोजेक्ट का भी जो है, धमतरी में, ये एक बहुत बड़ा स्कैम उजागर हुआ। और इसमें सरकार ने तमाम जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच करवाना शुरू कर दिया है। और इसमें कुछ अधिकारी निलंबित भी हो गए हैं, और आगे भी कानूनी कार्रवाई होने की उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें सरकार ने इतनी तेजी से काम किया, ये जो रायगढ़ का मामला है, तीरथ राज अग्रवाल, मुझे लगता है ये उससे 1000 गुना बड़ा मामला है। और कारण कि भारतमाला प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे भूमाफिया लोगों ने मिलकर काम किया है। लेकिन रायगढ़ का प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है प्रदेश में, जहां एक एसडीएम स्तर के अधिकारी, आप कल्पना करिए, इसमें कलेक्टर शामिल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, बात ये उनके संज्ञान में नहीं थी। उस समय रायगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर जो थे वो मुकेश बंसल साहब थे, जो कि अभी आप सभी जानते हैं, वित्त सचिव हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक बढ़िया बेहतरीन अधिकारी है। ये मामला उनके संज्ञान के बिना तीरथ राज अग्रवाल ने एसडीएम के रूप में रहते हुए 500 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। और मजेदार चीज,
जब ये मामला एनटीपीसी के अधिकारियों के पास पहुंचा और एनटीपीसी अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। तो जब ये बात मुकेश बंसल साहब जो कि तत्कालीन कलेक्टर थे रायगढ़ के उन तक पहुंची, तो उन्होंने इस प्रकरण की जांच करवाई और तीरथ राज अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा किया। और मुकेश बंसल जी के ही निर्देश पर फिर जो तत्कालीन रायगढ़ एसपी थे, पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने तीरथ राज अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करने का आदेश दिया। तीरथ राज अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। इनके विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ। और बहुत बहुत ही गर्व की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि तीरथ राज अग्रवाल फरारी में भी रहे उस दौरान। आपको सुनकर लग रहा होगा यार मैं तो किसी अपराधी की बात कर रहा हूं, लेकिन साहब नहीं, ये मसला इतना सरल नहीं है। ये आपको पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार की कहानी का एक बहुत जीवंत उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो साथी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं तो वो सभी तो इससे परिचित होंगे, लेकिन तीरथ राज अग्रवाल अत्यंत कम समय में, कुछ ही समय में उनका निलंबन भी समाप्त हुआ और वो सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आज केदार कश्यप जी जो हमारे प्रदेश के काफी माने हुए नेतृत्व करता है और मंत्री हैं अभी विभिन्न विभागों के, उनके यहाँ कार्यालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मेरे मन में तो एक प्रश्न आता है कि जो व्यक्ति एसडीएम रहते हुए 500 करोड़ का घोटाले को अंजाम दे सकता है, जो व्यक्ति इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने के बाद वर्तमान सरकार के बहुत बड़े मंत्री के यहाँ महत्वपूर्ण पद पर रह सकता है, इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो मंत्री सरकार से बड़ा है, निश्चित तौर पर विष्णु के सुशासन से तो बड़ा है। और अब मैं आपको यहां से अब इस कहानी शुरू करता हूं। ये तो बात हुई घोटाले की कहानी। आप लोगों के साथ फेसबुक पे लाइव क्यों होना पड़ा है? फेसबुक पर लाइव होने का महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि हाईकोर्ट ने जो अभी तीरथ राज अग्रवाल को बरी कर दिया मामले से, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आरोपी बरी हो गया है। और बरी कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी ये है कि अभी कुछ ही समय पहले, शायद संभवतः नवंबर डेट है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं भी बहुत टेक्निकलिटीज पे, डेट्स की टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो तीरथ राज अग्रवाल ने घोटाला किया छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार, हम लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि साहब भाजपा की सरकार है हमारी, हम लोग जुड़ाव है। हालांकि मेरा प्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़ाव नहीं है, मैं प्रथम इसका प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जब मेरे पिताजी एसडीओ फॉरेस्ट रहे थे अजयगढ़ में, एक समय मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील थी, तो कक्षा शिशु, सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षाओं की शुरुआत वहीं से होती है। कक्षा शिशु से मैं स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो वो शाखा की शुरुआत वहीं हुई थी और वहीं अंत भी हो गया था। लेकिन शायद वैचारिक या विचारधारा का जो सूत्रपात वहां से हुआ था वो आज तक नहीं निकल पाया। और जब मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि मैं उस विचारधारा की सरकार की बात करता हूँ। मैं इस विचारधारा के लिए एक समर्पित संगठन की सरकार की बात करता हूँ। मैं इस विचारधारा के लिए काम करने वाली सरकार की बात करता हूँ। और मैं इस विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी की बात करता हूँ। तो हमारी सरकार, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 15 साल हमारी डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार रही थी और काफी अच्छे से चली सरकार। अब ये सरकार पराजित हुई 2018 के चुनाव में, इसके अलग अलग कारण थे, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चर्चा आज क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भूपेश बघेल की सरकार आई 2018 में और 5 साल का जो शासनकाल रहा उनका, उसमें हम लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की असीमित मात्रा में जो है वो वृद्धि हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। और इसका परिणाम ये रहा कि 5 साल में ही जनता ने
भूपेश सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया सत्ता से। अब लेकिन मजेदार बात साहब, जो हम प्राउडली कहते हैं विष्णु का सुशासन, आपको मैं बताऊं, अभी ये जो मैं आगे बात करने वाला हूँ इसके बड़े अगले दो महत्वपूर्ण पक्ष आने वाले हैं, जिसको सुनकर शायद काफी लोगों के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाने वाली है। ये भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ प्रदेश में नौकरशाही की निरंकुशता की जड़ें कहाँ है, मैं वहां ले जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और आज इसीलिए मैं नाम के साथ बात करूंगा। मैंने अभी पिछली पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, उसके बाद से मेरे पास जो व्यक्तिगत कॉल की, व्यक्तिगत संपर्क की, फेसबुक मैसेंजर्स पे जो अधिकारियों के नामों की लिस्ट आ रही है कि प्रतीक भाई, यहाँ के अधिकारी ये इतना भ्रष्ट है, वो उतना भ्रष्ट है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो इस पक्ष से जुड़े हुए नहीं है लोग उनका। इस पर हम अलग से शायद आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार है, हमको थोड़ा रणनीति आधारित संवाद कायम करके हमको काम करना पड़ेगा। और इस संवाद के लिए अब जो मैं अगली बात रखना चाह रहा हूँ कि तीरथराज अग्रवाल के साथ ऐसा अभी क्या हुआ कि तीरथराज अग्रवाल को हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया। और हाईकोर्ट ने क्यों बरी किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण पक्ष, बहुत सारे तर्कों के साथ महत्वपूर्ण पक्ष ये दिया गया कि सब सरकार ने तीरथराज अग्रवाल को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट दे दी है मतलब, एक प्रशासनिक शब्दावली में एक बात आती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया मतलब जब दो पक्षों के विवाद हो तो उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सॉल्व करते हैं वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और भी बहुत सारे इसके व्याख्याएं हैं, मैं भी फिर उस पर नहीं जा रहा हूँ। मुकेश बंसल तत्कालीन कलेक्टर ने जांच करी, कार्रवाई करने की अनुशंसा की सरकार। लेकिन सरकार की पता नहीं है ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने जांच किया, और सामान्य प्रशासन विभाग के एक अपर सचिव या इस तरह के ही पद के कोई अधिकारी हैं, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि सब तीरथराज अग्रवाल को क्लीन चिट दी जाती है, बरी किया जाता है मामले से। सब ऐसा अचानक क्या हुआ जिसमें तत्कालीन एसपी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। न्यायालय ने कह दिया कि साहब गिरफ्तार करो इसको, गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। एसपी ने एफआईआर की और न्यायालय ने कहा गिरफ्तार होगा। उसमें अचानक ऐसा क्या हुआ, अब मैं अपने शब्द यहां से बदल रहा। और यदि किसी को बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये आपकी हरकतों के कारण मुझे ये शब्द प्रयोग करना पड़ा। अब मेरा मानना है, सुशासन जो हमारी सरकार क्लेम कर रही है, विष्णु का सुशासन। और मैं भी आपको बताऊं, जैसे जैसे ये संवाद आगे बढ़ेगा आप देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे किस तरह का खेल प्रदेश में चल रहा है, इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सुशासन का जो शब्द निकला हुआ है, गुड गवर्नेंस, उसके 8 कंपोनेंट्स हैं, 8 तत्व हैं। उस 8 तत्व में से एक महत्वपूर्ण तत्व है रूल ऑफ लॉ। यदि रूल ऑफ लॉ लॉ है व्यवस्था में, तभी वो सुशासन होगा। बाकी 7 और भी तत्व चाहिए। मजेदार चीज, रूल ऑफ लॉ तो हमारी सरकार क्लेम कर रही है, लेकिन तीरथ राज अग्रवाल को क्लीन चिट किस आधार पर मिली, इसका एक भी डॉक्यूमेंट, सिंगल पेज पब्लिक डोमेन में नहीं आया। क्यों? ये तो संबंधित विभाग के मंत्री को बताना होगा, संबंधित विभाग की जिम्मेदार अधिकारी को बताना होगा। क्यों नहीं आया डॉक्यूमेंट? हम बहुत, सुशासन का दूसरा तत्व पारदर्शिता, जवाबदेही। पहला हो गया आपका रूल ऑफ लॉ, उसके दो और तत्व हैं 8 में से, पारदर्शिता और जवाबदेही। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(d) कहती है कि साहब हर लोक प्राधिकरण अपने प्रशासनिक और न्यायिक कल्प निर्णय के कारण प्रभावित व्यक्ति को अपनी ओर से खुलासा करके बताएगा। प्रभावित व्यक्ति को मांगने की जरूरत नहीं है, हमको इसमें आरटीआई भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं यदि पब्लिक डोमेन में नहीं है, यदि मैं मांगने जाऊंगी साहब तीरथ राज अग्रवाल को क्यों बरी किया गया, तो सब सरकार कहेगी पांडे जी आरटीआई लगा के दे दीजिए जानकारी। साहब हमको मालूम है अधिकारियों ने अपनी चोरी छुपाने के लिए आरटीआई क्या हालत कर दी है। और सर मैं बताऊं, मैं एक बात ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,
मेरे में वो पेशेंस नहीं है कि साहब मैं आरटीआई लगाऊं, फिर आपका जो अधिकारी है वो 30 दिन में जवाब नहीं दे, गलत दे दे, फिर मैं फर्स्ट अपील पे जाऊं, फिर थर्ड जो सेकंड अपील है उसमें जाऊं और वहां सूचना आयोग के लिए बैठे रहूं 50 साल की। साहब तीरथ राज अग्रवाल का डॉक्यूमेंट कब निकलेगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, मिलेगा मेहरबानी से, तो मैं साहब फिर देखूंगा कि सही बरी किया गया है कि नहीं किया गया है। तो सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ वो आरटीआई एक्ट की सेक्शन 41D का पालन करिए। और यदि आप ईमानदार हैं, जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है, हुआ है, बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसके डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करिए कि तीरथ राज अग्रवाल को कैसे क्लीन चिट दी गई है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं, क्लीन चिट दे दी गई, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं आया, तो ये निर्णय हुआ कहां से? सब बीच में एक खबर आई थी। मैं इस खबर के पहले एक बात कह दूं कि मैं जो काफी सारी जानकारी की बात कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं प्रशासनिक जटिलताओं में नहीं फंसना चाहता हूं। मेरे एक मित्र थे नहीं हैं अभी, ये मेरा सौभाग्य नहीं है कि ऐसे मित्र हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे कहा कि प्रतीक जी हाईकोर्ट जाना चाहिए इस मामले के लिए। आज से 1-2 महीने पहले की बात है। मैंने कहा नहीं, मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। ये जो सरकारी निकम्मापन हुआ है, सरकार हर मामले में चाहती है कि मेरी अकर्मण्यता, मेरे नकारापन का जनता मसला यही समझे कि इसका न्याय हाईकोर्ट से मिलेगा, और हाईकोर्ट जाइए और फिर अपने संसाधनों को खर्च करिए, मानसिक तनाव लीजिए, सब लीजिए। सर मैं नहीं जाऊंगा है, मुझे न्यायालय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आपके निकम्मेपन को ठीक करना है। मतलब आपको क्या लगता है आप कुछ भी निर्णय लेंगे और फिर हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, हम आपका कॉलर नहीं पकड़ेंगे? और अब मैं एक शब्द और बदल रहा हूं कि सब ये जो निर्णय हुआ है सरकार का निर्णय नहीं है। आप लोग एक एक पॉइंट को गौर करते जाइएगा। ये निर्णय सरकार का नहीं है। कारण कि सरकार का मतलब होता है जब आप गुड गवर्नेंस के सारे तत्वों को शामिल करते हैं, उनसे बनी हुई सरकार, और वो एक नियम के अनुसार, एक कानून की किताब, एक संहिता के अनुसार चलती है। लेकिन तीरथ राज अग्रवाल के प्रकरण में जिस तरह का निर्णय हुआ है, ये निसंदेह, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि ये 2 या 3 लोगों ने मिलकर इस निर्णय को लिया है। और इसीलिए अब जो मैं आगे शब्द प्रयोग करने जा रहा हूं कठोर, अब मैं धीरे धीरे कठोर होता जाऊंगा। यदि आपको बात बुरी लग रही है, जो भी सुन रहे हैं, जो संबंधित है, उनके लिए क्षमा प्रार्थना भी नहीं, परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो ये निर्णय सरकार का नहीं है तीरथ राज अग्रवाल को क्लीन चिट देने का। ये निर्णय रहा है कुछ शासन में बैठे हुए लुटेरों का, जिनके पास निश्चित तौर पे हिस्सा पहुंचा होगा। क्योंकि ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि भाई एक अनुशंसात्मक आपके पास कॉल आ गया और आपने उसको बरी कर दिया। ये मामला वहां तक का नहीं है। ये मामला है, यदि 500 करोड़ का मामला है और प्रदेश में हमारी जैसी व्यवस्था चल रही है, मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, टेंडर्स 20%, 35%, 30%, क्या मतलब मजाक बन चुका है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें ऐसे उखड़ रही हैं कि जैसे कहने की बात नहीं है। ठेकेदार जब कलेक्टर्स के पास जाते हैं तो कलेक्टर कहते हैं सरकार से बात करो, मैं तो टारगेट की बात करूंगा, यदि पैसे चाहिए तो सरकार से बात करो, मेरा काम सिर्फ काम करवाना है। ये सरकार के अधिकारियों का अप्रोच रह गया है। हम आशा बना लिया आप लोगों ने गुड गवर्नेंस को। आपको क्या लग रहा है कि कुछ बच्चे जैसे, जिनको पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, ऐसे मंत्री यदि सत्ता में बैठ गए तो आप लोग निरंकुश हो गए, आप लोग इनको कैसे भी चलाएंगे? गलत फहमी में है साहब, यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। अभी मैं इन तथाकथित अधिकारियों का नाम भी आगे लेने जा रहा हूं, और इनका जो पूरा नेक्सस है मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। आप अभी बस सुनते जाइए, कहानियां क्या क्या है, आपके पैरों के तले जमीन निकल जाने वाली है। तो ये तो मैंने इस पूरे प्रकरण की बात की। अब इसके मैं दूसरे हिस्से में जाता हूं कि ये निर्णय कैसे हुआ होगा, जरा इसकी छानबीन करते हैं। अब जब आप तथ्यों को देखते हैं तो दो अधिकारियों की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक रहे हैं मुकेश बंसल साहब, जो कि मैंने जैसा बताया वो तत्कालीन कलेक्टर थे, और दूसरे अधिकारी थे राहुल भगत साहब, जो कि तत्कालीन एसपी थे। अब हम एक कदम आगे बढ़कर चलते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ। चूंकि ये निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग का है, सामान्य प्रशासन विभाग के मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी। हमारी सरकार, हमारी संगठन के
पदाधिकारियों और जिम्मेदारों ने सबने ये तय किया कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये निर्णय हुआ है मुख्यमंत्री सचिवालय से। सरकार के प्रवक्ता, संगठन के प्रवक्ता जो भी कहें, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहूंगा। मेरे इस लाइव वीडियो के बाद यदि कोई चर्चाएं शुरू होती है, मैं किसी बहस में शामिल नहीं होऊंगा, ये मैं पहले से बता दे रहा हूं। जो मैं बात कह रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इसकी गंभीरता मुझे पता है। तो दो अधिकारी जो थे, एक मुकेश बंसल साहब, ये पहले मैंने बताया, राहुल भगत साहब सीएम सचिवालय में। अब यदि आप पूरे प्रदेश की व्यवस्था को देखेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है, मेरे पास जो दूसरा नाम राहुल भगत साहब का नाम मैंने कहा कि सचिवालय में बैठे, दूसरा प्रमुख नाम जो अब आ रहा है, मुकेश बंसल साहब रायगढ़ से इस प्रकरण से अलग हो गए। उन्होंने कार्रवाई की अनुशंसा करके इस प्रकरण से अलग हो गए। अब इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम इस पूरे प्रकरण में प्रवेश करता है, वो नाम है श्री पी दयानंद। ये एक बहुत बड़े आईएएस है छत्तीसगढ़ के। बहुत बड़े आईएएस क्योंकि ये इतने बड़े आईएएस हैं कि मेरे पास अभी वो पोस्ट डालने के बाद जो अधिकतर नाम सामने आ रहे हैं, उसमें पी दयानंद साहब के लिए बड़ी मतलब तारीफें निकल रही हैं कि सब मतलब हद कर दिया इन्होंने प्रदेश में। ये बैठकर मतलब पूरा सीएम सचिवालय ये चला रहे हैं और पूरे प्रदेश में यदि कोई काम करना है तो आप इनके पास जाइए। अब मैं जरा थोड़ा सा आपको इस पृष्ठभूमि से अलग ले जाता हूं कि हमारी सरकार में जो निर्णय हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। पी दयानंद साहब, और मैं अब दो आईएएस के बारे में बताता हूँ। अब ये मैं इस प्रकरण से थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ, लेकिन जो मैं आखिरी इस अपने लाइफ का अंत करने वाला हूँ, उसके लिए दो प्रकरण की मानसिकता और उसके पीछे के कारण जो जमीन निकालेंगे पैर से, वो आपको समझना जरूरी है। अभी पी दयानंद साहब से मेरा परिचय हुआ था जब 2018 की बात है। मैंने छत्तीसगढ़ में तखतपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस दौरान में लगभग 1.5 साल में तखतपुर की बहुत सारी विधान मतलब गांव में गया, तमाम मतलब बहुत सक्रियता से काम किया। वहां पर एक गांव था कोड़ापुरी, तखतपुर विधानसभा का, और उस समय बिलासपुर जिले के कलेक्टर थे पी दयानंद साहब। तो अब एक गांव था कोड़ापुरी और उस समय के तत्कालीन विधायक हमारी ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, राजू सिंह क्षत्री जी थे। इस नाम से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे, इनके विषय में अच्छे से जानते होंगे। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली ये बात, आप सुनते जाइएगा। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग, मैं फिर कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी के जो कुछ लोग में से एक नाम है पी दयानंद। ये उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे बिलासपुर के, और हुआ ये कि कोड़ापुरी में 50 परिवारों का लगभग राशन नहीं मिल रहा था। तो जब 50 परिवारों का राशन नहीं मिल रहा था, तो भाई मैं गया, बात किया कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ने 7 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो वही पी दयानंद है। तो फिर मैंने कहा कि एक ऑफिशियल पत्र भेजा जाए। जब मैंने ऑफिशियल पत्र इनको लिखा, उसका परिणाम ये आया। अब आप देखिए, मतलब ये प्रदेश के ज्यादातर आईएएस के साथ अभी मैं ये चीज देखने में आ रही है। मुझे लगता है आईएएस एसोसिएशन को भी इसमें इंटरनल अपनी गुणवत्ता सुधार के लिए बात करना चाहिए। प्रदेश में आईएएस के बीच में एक ऐसी टेंडेंसी आ रही है आजकल, वो ब्लॉक करना सीख गए हैं। ब्लॉक तो हम युवाओं पीढ़ी में देखते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड से नाराजगी हो गई, छुटपुट बातें हो गई, तो मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया। वो जो बाबू सोना आजकल चल रहा है ना, तो ये बाबू सोना की मानसिकता हमारे कलेक्टरों में, आईएएस अधिकारियों में कहां से घुस रही है, इस पर किसी को काम करने की जरूरत है। ये बाबू सोना वाले जो कलेक्टर्स हैं ना, हमारे आईएएस अधिकारी, ये व्हाट्सएप ब्लॉक करना क्यों सीख रहे हैं? यदि आपने अपना नंबर जारी किया है, तो कानूनन तौर पे विभाग के जो नैतिक नियम है, नैतिक जिम्मेदारी है, उसके तहत आपको किसी भी व्यक्ति का मोबाइल ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। तो जब मैंने कोड़ापुरी में राशन के लिए कलेक्टर साहब को ये पत्र लिखा, तत्कालीन कलेक्टर श्री पी दयानंद,
तो कलेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने थोड़ा सा और दबाव बनाया। तो जब मैं कलेक्टर साहब से मिलने गया, अब देखिए, आईएएस खेलते कैसे, ये मैं आपको अभी अपने इस पूरे लाइव में छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। तो जब मैं मिलने गया इनसे, तो कलेक्टर साहब, ये बड़ा उनके ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन उस समय भी नहीं था, तो मैंने उसका पूरी गरिमा रखी। लेकिन अब जब जैसी प्रदेश की ऐसी तैसी हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो दयानंद साहब ने कहा कि प्रतीक यार देखो, सरपंच तुम्हारे विधायक का आदमी है, और तुम्हारे विधायक का प्रेशर है कि सरपंच पे कोई कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि राशन दुकान वही चला। और उसके बाद जो था, वो टिपिकल आईएएस माइंडसेट होता है, जो आईएएस लोगों का तरीका होता है ना अपनी जिम्मेदारी से भागने का। जब निर्णय नहीं ले पाता है ना, कोई मजबूत व्यक्ति नहीं बैठता है किसी कुर्सी में, तो जो कायर व्यक्ति बैठता है ना, वो ऐसी बातें करता है। तो जो अक्षम अयोग्य कायर लोग होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। तो पी दयानंद ने मुझसे कहा कि तो एक काम करो कि अपने विधायक से बात कर लो, राजू सिंह क्षत्री से। यदि विधायक बोलेंगे तो मैं राशन दिलवा दूंगा, सरपंच पे कार्रवाई कर दूंगा। ये जो आईएएस खेल था, आईएएस माइंडसेट खेल, कलेक्टर साहब को लगा कि मैं बाकी जैसा होऊंगा। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरल हैं, मैं बता रहा हूं आपको, कुटिलता नहीं है हमारे कार्यकर्ताओं में। तो उनको लगा कि शायद ये भी ऐसी सरल व्यक्ति होगा, तो इसको मैं भेज देता हूँ। तो ये जाएगा, विधायक साहब से लड़ाई झगड़ा करेगा, बात करेगा, और नहीं होगा तो वहां से थक हार के लौट आएगा। तो मैंने कलेक्टर साहब को ये कहा, श्री पी दयानंद साहब को, कि सब राशन दिलवाने की जिम्मेदारी विधायक की नहीं है, एग्जीक्यूटिव की है, और आप एग्जीक्यूटिव हो यहाँ के। आप जिले के मुखिया, और राशन तो मैं आपसे ही लेकर रहूंगा। और इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। और उसके बाद उनको एक लेटर और ठोक दिया। मैंने कहा, पहले लेटर के बाद आपने जो मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक करने में जितनी तत्परता दिखाई थी, उतनी तत्परता यदि आप कोड़ापुरी के 50 परिवारों को राशन दिलाने में करते, तो बड़ी मेहरबानी होती। अब मैं इसमें कार्यकर्ताओं के लिए एक बात कर रहा हूँ, संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए। हमारे यहाँ हमारे जो भाई साहब लोग हैं ना, ये हमको एक चीज सिखा कर रखे हैं, हमारे दिमाग में यहाँ घुसेड़ दिया है उन्होंने, कि यदि आप वर्तमान पदाधिकारी संगठन के प्रमुख लोगों के विरुद्ध बात करते हो, तो आप अनुशासनहीनता करते हो, क्योंकि संगठन इससे कमजोर होता है। और मैं भाई साहब लोगों की यदि ये बात मानता, तो एक भ्रष्ट सरपंच वहां के 50 परिवारों का राशन बेच रहा था, और 50 परिवारों के लगभग 250 लोगों का मेरे संगठन से भरोसा उठ रहा था, तो निश्चित तौर पे मुझे भाई साहब लोगों की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि इससे संगठन कमजोर होता है। लेकिन जब राशन मिला, ये संवाद के बाद जब मैंने लेटर दिया, तो उसके रात में ही लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एसडीएम उस समय कीर्तिवर्धन राठौर थे, उनका फोन आ गया कि नहीं पांडे साहब, वो कलेक्टर साहब ने इस केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है, और अभी हम पास का ही जो एक गांव है मोच, वहां से हम कोड़ापुरी की दुकानों को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो खैर, ये इस पूरी बात का मसला ये है कि पी दयानंद यदि सीएम सचिवालय में कोई अधिकारी बैठा है, तो मैं मानता हूं प्रदेश के योग्यतम अधिकारियों में से एक है। लेकिन मेरा अनुभव तो पी दयानंद साहब के साथ ऐसा है, तो मैं कैसे पी दयानंद साहब पे भरोसा करता। और स्थिति ये हो गई कि वो आज तक मेरा नंबर उनके पास ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि वो घटना हुई है, तब से वो मुझसे नाराज है। जैसे मैंने अपने व्यक्तिगत में उनको कुछ वादा किया होगा, और वो वादा खिलाफी कर दी, तो वो नाराज है मेरे से। जैसे वो परिवार की बहू रूठ जाती है ना, बीवी रूठ जाती है, वैसे वो रूठे हुए हैं मुझसे। खैर, मसला वो नहीं है कि वो रूठे हैं या नहीं रूठे हैं। मसला जो मैं लाना चाह रहा हूं, तो ये जो बात है, और दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहता हूं, अवनीश शरण साहब का। ये दोनों, मुझे पता है तीरथ राज अग्रवाल से प्रकरण में कोई नहीं है, लेकिन मैं इस प्रकरण को जहां एंड करने जा रहा हूं, ये वहां कनेक्ट होते हैं। दूसरा प्रकरण है श्री अवनीश शरण साहब का, जब अभी बिलासपुर कलेक्टर थे ये। तो इनकी बदतमीजी के किस्से पूरे जिले में प्रसिद्ध थे। एक बार मैं इनसे मिलने गया मेरे भाई साहब के कार्य के संदर्भ में। तो अवनीश शरण साहब, पहले तो काम नहीं हो रहा था। इसका भी कारण क्या है? क्योंकि एसडीएम वहां पे जमीन भू माफिया का काम कर रहे हैं। एसडीएम एक बजरंग वर्मा है वहां पर। मैं अभी उस प्रकरण पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एसडीएम बजरंग वर्मा भी वहां पे भू माफिया का काम कर रहे हैं। तो खैर, ऐसे मतलब तमाम है।
हम इस पे अभी आगे बात करेंगे कि इनको ठीक कैसे करना है, जितने पूरे प्रदेश के एसडीएम और ये सब है ना, इनको कैसे लाइन पे लाना है सब आता है हमको। हमको जरूरत नहीं है टंकराम वर्मा जी की, क्योंकि टंकराम वर्मा जी ने जितने झंडे गाड़ दिए हैं, वो जो प्रदेश स्तर पे शिकायतें गई हैं उनकी, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के नाम पे जो तमाशा चल रहा है ना, वो अब बंद होना चाहिए। तो अवनीश शरण साहब के पास जब मैं गया, और ये जो आप लेटर पैड देखते हैं ना, मेरा फेसबुक पे डलता है, जिस लेटर पैड में मैं लिखता हूँ, इस लेटर पैड को उन्होंने देखकर कहा कि ये क्या बना कर लाए हो। और मेरे सामने ही पहले ही एक वो रेवेन्यू ऑफिसर को बहुत बुरी तरह झाड़ रहे थे, बहुत बुरी तरह, मतलब शायद कोई अपने नौकर को भी इस तरह से नहीं झाड़ेगा। और वो भी जब 4-5 लोग बैठे हैं, उनके अधीनस्थ हैं, उनके स्टाफ हैं। ये एक कलेक्टर की गरिमा होती है क्या? यदि आपको किसी को डांटना है, उसका भी एक सम्मान है, किया होगा उसने, हजार गलती किया होगा, लेकिन आप उसको इतने सार्वजनिक तौर पे नंगा करेंगे? और अब इस डांट की क्या कनेक्शन है, मैं ये बता रहा हूं आपको। इस डांट का कनेक्शन ये है कि उस पूरी किस्से में ये चीजें नजर आई। अभी मैं उसको भी इलैबोरेट करूंगा तो बहुत ज्यादा बात बढ़ जाएगी। मुझे पता है काफी सारे साथियों के पास हमारे समय भी कम होगा। तो उस पूरे मामले में ये रहा कि अवनीश शरण साहब ने बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़े, और वो एक शब्द जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनसे काफी चिढ़ रहे थे। मंत्री के साथ तुम हेलीकॉप्टर में घूमते हो, तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ दोगे क्या? ये उस कर्मचारी के लिए था, मुझे नहीं पता वो अब सही है गलत, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और जब मेरा लेटर पैड उन्होंने देखा तो बोले ये क्या बना कर लाए हो। तो अवनीश शरण साहब, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो जो लेटर पैड था ना, वो बना नहीं था, वो मेरी जिंदगी भर की ना मेहनत का, उसमें छोटा सा ब्यौरा था, छोटा सा। मैंने अपनी जिंदगी के जितने साल और जितने काम किए हैं ना, उसका वो 10% था उस लेटर पैड में। और वो सब बनाया नहीं था मैंने, वो कमाया था। और मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपने पूरे आईएएस के कैरियर में प्रोफाइल लाकर दिखा दीजिए, आप में दम है तो। एक किसी कुर्सी पर बैठकर पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने किसी मिलने वालों से, अपने अधीनस्थ स्टाफ, अमित कुमार नगर निगम कमिश्नर भी बैठे थे, वो भी दांत दिखा रहे थे। इस पीढ़ी को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या हैं, और ये क्या है, अब मैं अपने तीरथराज प्रकरण से कनेक्ट कर रहा हूं। तो अवनीश शरण साहब जैसी जो बदतमीजियां हैं, ये लगभग प्रदेश के काफी कुछ जगहों से पूरे कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही है। अब मैं कनेक्ट आ रहा हूं फिर से वापस पी दयानंद पे। तो ये पी दयानंद उतने सक्षम और योग्य अधिकारी हैं, जो कि सीएम हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि एक राशन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, एक विधायक के दबाव को नहीं सह पाते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये पूरे प्रदेश के हमारे इतने कद्दावर मंत्रियों के, इतने कद्दावर विधायकों का दबाव ये झेल रहे होंगे? अब कहानी शुरू होती है तीरथराज अग्रवाल की। ये निरंकुशता आई कैसे? अब देखिए, ये जो निर्णय हुआ होगा, ये निश्चित तौर पर तीरथराज अग्रवाल को जो बरी करने का क्लीन चिट का मामला हुआ होगा, वो निश्चित तौर पे सीएम हाउस से हुआ होगा। मैं, मेरे पास इसके कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन मैं जितना प्रशासन को समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो वो मैं समझ रहा हूँ ये सीएम हाउस से हुआ होगा। और नियमों के एकदम घोर उल्लंघन, सख्त विरुद्ध जाने का साहस कहना हमारे सीएम साहब में नहीं है। हमारे सीएम साहब सरल व्यक्ति हैं, सहज हैं, मिलनसार हैं, सबसे मिलने जुलने वाले हैं, अच्छे। सीएम को गाइड करने की जिम्मेदारी वहां की सेक्रेटरी की होती है, सीएम सेक्रेटरी में। अब वहां पर 4-5 आईएएस बैठे हुए हैं सेक्रेटरी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, और जैसा कल से मेरे पास फीडबैक आ रहा है, कि पी दयानंद साहब पूरे प्रदेश में खेल रहे हैं, जो कि मेरे पास भी जानकारी है। अब खेलने का मतलब क्या है, इस पर हम एक अलग से लाइव करेंगे। तो अब जब ये निर्णय हुआ होगा, तो निश्चित तौर पे सीएम साहब को बताया होगा सब, या जो भी संगठन के स्तर से जो भी अनुशंसा रही होगी, गई होगी। लेकिन यहाँ जब निर्णय लेना होता है किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी शासन के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो वो एक बार सलाह जरूर करते हैं अपने अधीनस्थों से, जो अपने सहयोगी स्टाफ है उनके साथ। तो यहाँ पर क्या, यदि मैं मानूं
कि इस समय पूरे प्रदेश में दो व्यक्ति बहुत पावरफुल चल रहे हैं। एक है राहुल भगत और दूसरे हैं पी दयानंद। राहुल भगत साहब पे मैं इसीलिए नहीं कहूंगा बात, क्योंकि राहुल भगत साहब तत्कालीन एसपी थे रायगढ़ के। जो होता है ना समय चक्र, वो तत्कालीन एसपी थे। तो मुझे नहीं लगता है उनकी इस प्रकरण में भूमिका होगी। होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी जितना समझ पा रहा हूँ उनकी भूमिका नहीं है। और भूमिका होगी पी दयानंद साहब की। पी दयानंद की ने क्या, यदि उनकी कोई भूमिका थी या जो भी सचिव की भूमिका थी, तो उन्होंने क्या सीएम साहब को एक बार भी कहा कि साहब ये एकदम नियमों के विरुद्ध है। जिस व्यक्ति पे गिरफ्तारी वारंट हो गया है कोर्ट से, जिसके लिए जो फरारी काटा हुआ अधिकारी है, उसको सर हमको ऐसे क्लीन चिट देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस पे सवाल तो उठेंगे। लेकिन पता है हमारी सरकार को एक क्या घमंड हो गया है। हमारी सरकार में बैठे कुछ लोगों को ये घमंड हो गया है कि सब मीडिया तो जनसंपर्क मैनेज कर ही लेगा। एक दो खबरें आएगी, उसके बाद मामला दब जाएगा। मैंने जब अब मैं आपको बता रहा, मैंने जिस दिन तीरथ राज अग्रवाल के प्रकरण के लिए पोस्ट लिखी, एक एसडीएम का फोन आया। सरल सज्जन एसडीएम है, मैं इसलिए उनका नाम यहां नहीं ले रहा। लेकिन जिसकी जिसकी जरूरत है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अभी आप आगे जाएंगे तो मैं कह रहा हूं ना, जमीन हटने वाली है आपके पैरों के नीचे से। मैं वो नाम लेने वाला हूं अभी आगे जाकर। तो एक उसी दिन एसडीएम का एक फोन आया कि बोले प्रतीक भैया, वो तीरथ राज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भैया, माफ कर दीजिए उसको। पहले उन्होंने पूछा कौन प्रतीक पांडे है, ऐसा वैसा, यहाँ तो मैं कहा प्रदेश में 3 या 4 प्रतीक पांडे हैं। उनमें से तो मैं बोला संदर्भ बताइए, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, किसी ने पोस्ट डाली है। मैंने कहा मैं ही हूँ। तो बोले भैया एक निवेदन था कि वो पोस्ट आप हटा लेते। तो मैंने उनको साहब को कहा कि यार देखो, तुम मेरे को जानते हो, जब मैं तखतपुर में चुनाव लड़ रहा था उस समय तुम भी वहां एसडीएम थे। कीर्तिवर्धन राठौर की बात नहीं है ना, किसी दूसरे अधिकारी की। आप लोग तुरंत कनेक्ट मत करिए और संयम के साथ। तो तुम भी वहां एसडीएम थे और तुम मेरे काम करने का तरीका जानते हो, मेरे ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं लगा है। और तुमको लगता है कि मैं पोस्ट हटाकर उस तरह की एक छवि अपनी पेश कर दूं क्या, कि आपने एक खबर छापी और उसके बाद आपको पैसे मिल गए तो आप शांत हो गए। तो उन्होंने कहा फिर कि भैया आप समझ लो, जैसे मैं आपका छोटा भाई हूं वैसे ही वो छोटा भाई है। तो मैं, अब मुझे पता नहीं तीरथ राज ने उनको कहा था या नहीं कहा था। हो सकता है दोस्ती में अच्छी बात उन्होंने अपनी तरफ से कर दी होगी, बाद में शायद तीरथ राज तक कम्युनिकेट किया होगा। तो मैंने कहा नहीं संभव है। काफी पीछे पड़ गए। फिर मैंने कहा मैं परिवार के साथ हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, छोड़िए नहीं जा रहा है मुझे। और इसके बाद वो बातचीत खत्म हो गई। संभवतः तीरथ राज जी तक, या भी या फिर इनके जो मित्र जिन्होंने फोन किया था, उन्होंने भी कहा कि भाई ये व्यक्ति मैनेज नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। तो अब मैं आ रहा हूं कि ये जो निर्णय हुआ है पी दयानंद साहब, जैसा हमारा मानना है, या सीएम हाउस से जो निर्णय हुआ है, कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, तो ये जिस भी लुटेरे ने ये निर्णय लिया तीरथ राज अग्रवाल को बरी करने का, ये एक तो सरासर गलत है, नियम के विरुद्ध है। हाई कोर्ट से इसको क्लीन चिट मिल गई है। हम सबको पता है कि हाई कोर्ट यदि साक्ष्यों को नहीं देखेगा, तथ्यों को नहीं देखेगा, तो प्रकरण कमजोर होता है। और हाई कोर्ट तो गुण दोष के आधार पे करता है, उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो मैं हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय पे सवाल प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं माननीय न्यायालय के लिए पूरा सम्मान है मेरा। मैं सवाल उठा रहा हूँ कि सरकार ने तीरथ राज अग्रवाल के केस को कैसे हैंडल किया। क्यों क्लीन चिट मिल गई तीरथ राज अग्रवाल को। ये सारी सुई दिखाती है कि यदि सरकार, कैबिनेट, कैबिनेट नहीं तथाकथित कैबिनेट, कुछ लुटेरों ने यदि तीरथ राज अग्रवाल को क्लीन चिट दी है, तो वो लुटेरे हाईकोर्ट में कैसे पेश कर सकते हैं कमजोर करके चीजों को, क्या फाइल जमा करेंगे, वो सबको पता है। हाईकोर्ट में आधार बना कि साहब तीरथ राज अग्रवाल को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है, तो भाई वो वरी साफ है, क्लीन है। तो हाईकोर्ट ने भी कहा ठीक है भाई, जब क्लीन चिट हो गई मतलब प्रॉपर जांच हुई होगी, ठीक है जो भी है। तो तीरथ राज बरी हो गए। अब ये केस छत्तीसगढ़ के सुशासन में या छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस में लैंडमार्क केस क्यों होना चाहिए? लैंडमार्क केस इसीलिए होना चाहिए कि हमारी सरकार ने संगठन के कार्यकर्ता
आज प्रदेश में आईएएस की स्थिति ये हो चुकी है कि वो ना हमारे विधायकों का फोन उठाते हैं। यदा कदा उठ जाए तो अलग बात है। यहां तक कि मुझे ये भी पता चला है कि पी दयानंद जैसे अधिकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी नजरअंदाज करते हैं। यार बॉस, इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम्हारे अंदर यार? हिसाब तो दो यार। तुमने सुना है कि हमारे लोग कहते हैं, हम लोग भी संगठन परिवार से ही हैं, सब संघ परिवार से। हमको भी पता है कि ऐसा आपके बारे में कहा जाता है कि आप चूंकि उत्तर प्रदेश के हैं, मिर्जापुर रामपुर आपकी ससुराल रही है। दयानंद जी, आपके बारे में एक बता दूं कि आपकी ससुराल जो है, मेरी बुआ जी का घर और आपकी ससुराल की दीवार एक ही है। लेकिन अब चूंकि परिवार वहां से आपका शिफ्ट हो गया है, वो अलग विषय है। लेकिन सर, इतनी हिम्मत आती कहां से है कि आप हमारे विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष जी लोगों का फोन नहीं उठा रहे, उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं? ये हिम्मत कहां से आती है, अब मैं आगे बताने वाला हूं आपको, बस यही मेरा वीडियो खत्म होगा। अवनीश शरण जैसे अधिकारियों में बदतमीजी करने की इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी यदि कह रहे हैं कोई काम तो नहीं हो पा रहा है? ये सब हिम्मतें कहां से आ रही है अधिकारियों को? तो सब अब इस वीडियो के आखिरी पार्ट में चलते हैं, ये हिम्मत कहां से आ रही है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। मैं अपने बहुत सारे मित्रों के साथ व्यक्तिगत तौर पर मैंने इसको साझा किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये टाइम है पब्लिक डोमेन में आने का, ये चीजें। और हो सकता है मित्रों के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पता भी चली होंगे। ये हिम्मत आ रही है हमारे चुनाव के दौरान जो टिकट वितरण हुआ था वहां से। और ये टिकट वितरण क्या था? ओपी चौधरी जी, एक नाम की एंट्री होती है और आप सभी परिचित हैं, ये नाम बहुत बड़ा है, यूथ आइकन है। अब इसकी स्टोरी में आपको कुछ फैक्ट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, और वो फैक्ट्स ऐसे कनेक्ट करने पड़ेंगे कि ओपी चौधरी जी एक आईएएस रहे। दंतेवाड़ा में इनका रिकॉर्ड क्या रहा था आपको पता है? हाईलाइट तो बहुत कुछ किया कि विकास किया, लेकिन मुझे लगता है आप किसी जंगल में भेज दीजिए तो कंस्ट्रक्शन करने को विकास नहीं कहते। दुर्भाग्य से आज हम 47 से लेकर आज तक 2025 तक विकास ही करते आ रहे हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंगें बनती आ रही है, सड़कें ही सड़कें बनती आ रही है, लाइब्रेरी में बुक सप्लाई होती आ रही है, सब होते आ रही है। लेकिन गुणवत्ता के नाम पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और ओपी चौधरी जी पे दंतेवाड़ा में रहते हुए काफी कुछ विकास कार्यों में यूथ आइकन हुए हैं, और आरोप भी लगे हैं। आरोप तो गायब हो गए हैं चूंकि अब वो सरकार में मंत्री बन गए हैं। ये हिम्मत कहां से आ रही, अब मैं आपको बता रहा हूं ये हिम्मत कहां से आ रही है। हुआ ये, कहानी ये है, 2023 के चुनाव में जब टिकट का आवंटन हो रहा था, वितरण हो रहा था, आपको एक नाम याद होगा बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं मैं देश का, भारतीय जनता पार्टी संगठन का, माननीय श्री ओम माथुर जी का, वो हमारे प्रदेश प्रभारी थे। जब 2023 का टिकट वितरण हो रहा था, तो खरसिया की टिकट बहुत पहले डिक्लेयर हो गई थी, आपको याद होगा। खरसिया से दावेदारी कौन कर रहा था साहब? श्री ओम प्रकाश चौधरी जी। तो जब खरसिया से टिकट डिक्लेयर हो गई, तो ओम प्रकाश जी को लगा भाई ये कैसे निर्णय हो गया। तो उन्होंने संपर्क किया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओम प्रकाश चौधरी जी को ये स्पष्ट संदेश मिला कि इस बार तुमको टिकट नहीं देंगे। जब ये निर्णय हुआ, फिर आपको याद होगा प्रदेश में एक माहौल बना था कि ओम प्रकाश चौधरी जी को इस बार खरसिया से नहीं, तीन चार जगह के नाम आए पेपर्स में, अखबारों में, कि साहब इनको चंद्रपुर से भी मिल सकती है, रायगढ़ से भी मिल सकती है, रायपुर से भी मिल सकती है टिकट। तो ये माहौल बना, और ये माहौल आप जानते हैं खबरें कैसे लगाई जाती हैं, लगवाई जाती है। स्पॉन्सर्ड पेड न्यूज मालूम है आपको? तो होता है, सब चलता है, भारत है यार, चलता है। तो ये न्यूज लगवाई गई, और काफी प्रयास के बाद जब आखिरी तक नहीं मिला टिकट ओम प्रकाश चौधरी जी को, तब उन्होंने एक व्यक्ति से संपर्क किया, और वो व्यक्ति पिछली सरकार में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब आवश्यकता नहीं है, इसीलिए। आवश्यकता होती तो वो नाम भी ले लेता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत सबसे प्रभावशाली व्यक्ति पिछली सरकार के जो थे,
एडमिनिस्ट्रेशन के थे। अब आप समझ जाइए, आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन थे वो व्यक्ति। उनको पकड़ा और वो व्यक्ति उस समय अडानी के एडवाइजरी बोर्ड में थे। अब मजा आ रहा है ना आप लोगों को कहानी सुनने में? अरे यार, हम तो सोच रहे थे ये व्यक्ति संगठन के लिए समर्पित व्यक्ति है, ओपी चौधरी यार। तो ओपी चौधरी जी उस समय उन व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा और एडवाइजरी की अडानी के एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से उनकी टिकट फाइनल हुई। इस टिकट फाइनल होने के बाद ये टिकट मिली उनको रायगढ़ की। इस टिकट फाइनल होने के बाद आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं। मजेदार चीज नहीं, मतलब दुखद चीज है यार, ये कोई मजा लेने वाली बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं अपने शब्दों के लिए। ये जब उनकी टिकट फाइनल हुई, तब ओम माथुर जी उनसे बहुत मतलब बहुत ज्यादा बोले, जब मैंने तुमको मना किया था, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, सब कोई ये आईएएस की मीटिंग थोड़ी ना है कि आईएएस की मीटिंग हुई भाई, वोट किया, कुछ जो जो हो गया मिल गया, मांग ले करके तुम तक छोड़ो। हालांकि आईएएस की भी, खैर, अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, कई चीजों में बोलते बोलते रुक जा रहा हूँ। तो ओम माथुर जी बहुत ज्यादा नाराज हुए ओम प्रकाश चौधरी से। और यदि आपको घटनाओं को यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आपको याद हो रहा होगा कि ओम माथुर जी ने धीरे धीरे प्रदेश से विमुखता भी प्रदर्शित करना शुरू कर दी थी और वे धीरे धीरे प्रदेश की गतिविधियों में भी आना शुरू हो गए थे। तो उनका सीधा मानना था कि यदि मैं प्रदेश प्रभारी हूं और यदि टिकट वितरण में भी यदि पर्टिकुलरली इस व्यक्ति को, यदि कोई संगठन की बात होती तो अलग विषय था, लेकिन जुम्मा जुम्मा आपने आईएएस से इस्तीफा दिया, ये हुआ, हार गए, जो हुआ तमाम हुआ, आपको आप मतलब इतने पावरफुल हो गए कि आप टिकट लेकर आ गए बीजेपी की। हमारे यहाँ तो भाई हर पदाधिकारी का अपना सम्मान है, अपना डेकोरम है, अपना अनुशासन है, सब चीजें हम उसको मानते भी। तो ओम प्रकाश चौधरी जी अडानी के माध्यम से टिकट ले आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके समाज और सोसाइटी में जो बहुत बड़ी गलत फहमी फैली हुई है ना, आज मैं उसको दूर कर रहा हूँ। आईएएस और अधिकारियों की भी एक जो बड़ी लॉबी है, उसमें भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी फैली हुई है कि ऐसा माना जाता है, जो मेरे साथ अलग अलग लोग चर्चाओं में बोलते हैं, बोले वो तो गृह मंत्री अमित शाह जी के व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं। साहब एकदम गलत आप सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एकदम गलत सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ इतना छोटा सा राज्य है ना? यहाँ दिल्ली की राजनीति में इसका मतलब ही नहीं है, वो आपको हमारे अ, राजनीतिक प्रतिनिधियों का दिल्ली में अस्तित्व देख के समझ में आ जाता होगा। यहाँ कोई नहीं पूछता साहब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को। हम लोग ऐसे पावरफुल बन ही नहीं पाए हैं। हम तो सीजीएमएससी कर रहे हैं साहब, हमारे मंत्री 800 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, बिलासपुर के मंत्री जी, बड़े मंत्री जी 200 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, सब हम लोग। क्या हम लोग दिल्ली जाएंगे? कैसी बात करते हैं आप? दिल्ली में 800 एकड़ जमीन मिलेगी कहीं पे? दिलवा पाएंगे आप? कहीं नहीं दिलवा पाएंगे। हम लोग यही खुश है। बढ़िया, एक नंबर काम चल रहा है हमारा, दुकानदारी जो है ना। तो इसमें ओपी चौधरी जी गए दिल्ली से, टिकट ले आए। ओम माथुर साहब बहुत नाराज हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से टिकट लाने की। और ओम माथुर साहब ने इसके अलावा और भी विभिन्न कारणों से फिर यहाँ से दूरी बना ली। लेकिन खेल यहाँ से शुरू हुआ। खेल यहाँ से शुरू हुआ कि ओम प्रकाश चौधरी जी हमारे संगठन से परिचित तो थे नहीं, हमारे यहाँ काम धाम कैसे होता है, कैसे संचालन होता है। तो चुनाव में कूद गए। लेकिन अब हुआ ये कि संगठन का सहयोग मिलना उनको बंद हो गया था। संगठन से जो सहयोग मिल रहा था बहुत ही अनमने मन से, बेमन से मिल रहा था। तो ओपी चौधरी साहब को ये समझ में आ गया कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो मैं चुनाव निश्चित तौर पे हारने वाला हूँ। और चूंकि अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा कर आए थे, तो फिर इन्होंने एक बार दरवाजा खटखटाया ऊपर का। और जब इन्होंने दरवाजा खटखटाया, आप याद करिए, माननीय अमित शाह जी आए थे रायगढ़। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि अमित शाह जी क्यों आ गए रायगढ़। तो उसके पीछे की कहानी ये थी। और इस कहानी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मतलब अडानी की भूमिका या इसकी, मैं भी उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी कि भाई यार एक बार चले जाएंगे आप तो ठीक है, सपोर्ट हो जाएगा, बच्चा है। तो फिर अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा रायगढ़ में कि यदि आप ओपी चौधरी को जिताते हैं तो ओपी चौधरी को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। नहीं साहब, रुके रुके रुके, कहानी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अरे अभी बड़ी मजेदार है, रुकिए। तो आप अभी अभी तो वीडियो की सीरीज चलेगी, आप रुकिए, अभी आपको बहुत
मजेदार चीज ऐसी सुनने को मिलेगी। तो ओपी चौधरी जी को जब बड़ा आदमी बनाने की बात आई तो ओपी चौधरी जी पूरे जोश खरोश में, मतलब देश में सबसे जोशीले व्यक्ति हो गए थे और वो लग गए प्रचार में। हुआ मसला, विधाता ने जीत लिखी थी, जीत कर आए। विधाता ने इसीलिए क्योंकि संगठन में नहीं लिखी थी साहब। उस विषय पे भी नहीं जाऊंगा। तो विधाता ने जीत लिखी थी, आप जीत कर आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ? जिस दिन मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी प्रदेश में, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, आपको याद होगा, पूरा परिसर लबालब भरा पड़ा था संगठन कार्यकर्ताओं से। ओपी चौधरी जी पूरी उम्मीद में थे कि उनको मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा उनकी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? मंच से घोषणा हो गई श्री विष्णुदेव साय साहब। तो ओपी चौधरी जी इतने गुस्से में वहां से तमतमाते हुए निकले हैं कि किसी कार्यकर्ता ने उनको बुके भी दिया तो उन्होंने उस बुके को फेंक दिया। तो अब वहां से तमतमाते हुए निकले हैं और फाइनली वो किस्सा वहां खत्म हुआ। मुख्यमंत्री जी का, सॉरी, ओपी चौधरी जी का मुख्यमंत्री बनने का सपना थोड़ा सा अल्प विराम लगा उसमें। तो लेकिन फिर उन्होंने समझाया होगा, मैच्योर व्यक्ति हैं, आईएएस रहे हैं, उन्होंने समझाया होगा और फिर ये सब चीजें हुई मसला और फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गए। लेकिन जो अब मैं कह रहा था कि आईएएस अधिकारियों में इतनी बदतमीजी की श्रेष्ठताएं कहाँ से आ गई कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके बाकी विधायकों और इन सब के भी फोन नहीं उठा रहे, और आम जनता तो उनके मतलब पैरों तले कुचलने वाली स्थिति में है कि तुम बात तो करो, मैं तुमको बताता हूँ। ये हिम्मत आई है साहब। जो मैं पूरे प्रदेश की स्थिति देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध आईएएस की एक लॉबी षड्यंत्र कर रही है उनको सत्ता से हटाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सरल है, मैंने पहले ही कहा, यदि कोई एक मजबूत आईएएस वहां पे बैठा होता तो उनको बता देता कि मुख्यमंत्री जी ये निर्णय लेना प्रदेश सरकार के लिए और आपकी छवि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं यदि होता, मैं वहां सेक्रेटरी उनका, मैं कहता, मैं उनको कभी साइन नहीं करने देता तीरथ राज अग्रवाल के दस्तावेज में, क्योंकि मैं प्रशासन को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसके रेप्लिकेशंस को समझ रहा हूँ। लेकिन ये दस्तावेज साइन कैसे हुए? क्योंकि आईएएस की एक लॉबी लगी हुई है कि मुख्यमंत्री जी का नाम कैसे बदनाम किया जाए, और ये बदनाम होकर हम ये सिद्ध कर सके। ये कोई बाहरी षड्यंत्र नहीं है साहब, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का या कहीं किसी का। ये षड्यंत्र पार्टी के अंदर से चल रहा है। विभीषण नाम देना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विभीषण बुराई को खत्म करने के लिए लड़ा था। ये घर के विभीषण नहीं है, घर के भेदिया है, ये दीमक है ये। तो आईएएस की एक लॉबी का षड्यंत्र ऐसा हो रहा है कि हम जमीनी स्तर पर ऐसा काम करें, सरकार की छवि ऐसी बिखार दें कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नाम से नफरत करने लगे। ये जो साय साय नारा चल रहा है ना, ये साय साय नारा यही है। शुरुआती दौर में एक बात और बहुत तेजी से चलती थी कि सब संग करवा रहे हैं, अब तो सब, अब तो भाजपा से ताकत टेली गई संगठन से, अब सब संग करवा रहा है। एक हवा फैलाई गई बाजार में। अरे इन लोगों ने ना कभी संघ समझा ना संगठन समझा, ना ये कभी आनुषांगिक संगठन समझे। और ओपी चौधरी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि ये मैसेज आप तक पहुंच रहा होगा तो। हमारी व्यक्तिगत आपसे कोई बैरभाव नहीं, हमारा संगठन है, हमारा परिवार है, इसमें सबका स्वागत है और खुले दिल से स्वागत है, और आप में योग्यता है तो आप आ जाएंगे। लेकिन राजनीतिक कुटिलताएं, इतना बड़ा संगठन है ना, किसी एक का भी दिमाग फिर गया ना, तो इस संगठन को एक होने में टाइम नहीं लगता है। तो मेरा कहना है, आप संगठन में समय बिताइए, मैच्योरिटी लाइए, यूथ आइकॉन मत बनिए। अभी आप अपने फेसबुक के लाइक्स पे मत जाइए कि प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। लाइक्स से नहीं, आपकी क्वालिटी क्या है। यदि हमारी क्वालिटी ये होती, तो मैंने तो शायद अपने जीवन में पहली बार देखा कि बजट के लिए इतना विज्ञापन करना पड़ा। गांव गांव गली गली में बैनर बजट लगा हुआ है कि भैया छत्तीसगढ़ का बजट आया है, उसके विज्ञापन हो रहे हैं बजट आने के बाद। सर, यदि काम अच्छा है तो उसके विज्ञापन की जरूरत नहीं है। और यदि ये विज्ञापन कर रहे हैं, इसका मतलब काम अच्छा नहीं है। स्व मूल्यांकन का विषय है ये। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो निरंकुशता आ गई है ना साहब, ये आरोप कह सकते हैं आप लोग इसे, ये मेरा सीधा सीधा आरोप है, एकदम खुलकर आरोप है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की सरकार को छवि को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का षड्यंत्र है। और निश्चित तौर पे इसमें जो मुझे लगता है, मैं आरोप के लिए एकदम कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन जो मुझे लगता है प्रदेश में जितने आरएस बैठे हुए हैं इनमें से कुछ तो जो है वो इस षड्यंत्र का पार्ट बने हैं और उनको बैक सपोर्ट है और इससे इतना वो मिल रहा है कुछ भी। इस कहानी के बाद अब आप ये समझ जाइए कि इसीलिए तीरथ राज अग्रवाल का जो प्रकरण है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी है। हम नहीं जाएंगे न्यायालय साहब। हम तो यहाँ अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और इन अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। तीरथ राज अग्रवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और यदि तीरथ राज अग्रवाल है तो जो भी जितना भी घोटाला हुआ है उसकी वसूली भी तीरथ राज अग्रवाल से होगी। ओपी चौधरी जी, आप वित्त मंत्री हैं, वित्त को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने आपको रात को 9 बजे फोन किया, 7 बजे फोन किया था, और आप जब वित्त मंत्री नहीं बने थे तो आपने कहा कि भैया मैं फाइनेंस की किताब लेके जा रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। ये मतलब तारीफे काबिल है आपकी बात। और इसकी मैं आपके लिए मतलब इस बात के लिए आपकी हमेशा तारीफ करता हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन नीयत के साफ होना चाहिए। यदि नीयत का साफ है, आप मेरी बात मानिए, आप हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को इतना प्यार जीतेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से शब्दों और एक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। कार्यकर्ताओं को प्यार की तो बात बहुत दूर है, उनकी तो बात सुनी नहीं जा रही है, उनको पता ही नहीं है किससे बात करना है। तो कार्यकर्ता के अंदर का जो ज्वालामुखी फूट रहा है ना, वो मेरी पोस्ट डालने के बाद मेरे को दिखाई दिया है कि कार्यकर्ता जब बोल रहे हैं भैया ये अधिकारी भी बदतमीज है, ये अधिकारी भी बेलगाम है, भैया लूट रहा है ये अधिकारी प्रदेश को। सब तीरथ राज ने तो ये इस बात को सिद्ध कर दिया कि देश मेरा था और मैं लूटता गया। तो साहब कारवां भी आप लोग बनाते जा रहे हैं, आपके अधिकारी लोग। तो मेरा कहना है ये आरोप आप पे नहीं है भ्रष्टाचार का। ये अब मैं बात कर रहा हूं कि यदि वित्त मंत्रालय में आप हैं तो आपको बजट मॉनिटरिंग एकदम स्ट्रिक्ट करनी ही पड़ेगी। अभी तक जितने दोष सिद्ध हो रहे हैं आपको उनमें रिकवरी के आदेश निकालने में, सर दोषी को सजा दिलाना मेरा उद्देश्य है ही नहीं। हम में से कोई भी नहीं मतलब चाहते होंगे, ठीक है कि साहब दोषी को आपने सजा दिलवा दी, दोषी हो गया, ठीक है चला गया, लेकिन सर आप छोड़ दीजिए, वो तो व्यक्तिगत मामला हो गया अधिकारी का आपका। मेरे 500 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका हिसाब कौन देगा? और ये 500 करोड़ किसमें कितना कितना बटा, इसका हिसाब कौन देगा? वित्त मंत्री देंगे कि ये जो निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, सीएम साहब के कंधे पे बंदूक लगाकर चलने वाले, वो देंगे? कौन देगा ये 500 करोड़? 500 करोड़ साहब मतलब हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते कितना होता है 500 करोड़ रुपए। तो यदि आप वित्त मंत्री हैं, आप संगठन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहते हैं, आप यदि हमारी विचारधारा के साथ आना चाहते हैं, तो ये सीख भी है एक बड़े भाई के नाते आपको कि आप उस पे अमल करिए, नीयत से साफ होकर आइए, क्योंकि खोट नीयत जो है वो हमेशा पकड़ी जाती है, आप कितने भी स्मार्ट हो। तो वो जो मैं कह रहा हूँ ना, यूथ आइकन लाइक से नहीं, लाइक्स तो आज देखते हैं वो जो कमर मटकाने वाली आजकल लड़कियां इंस्टा में रील में आ रही हैं, उनको मिलियंस लाइक्स आ रहे हैं। लाइक से आप मूल्यांकन मत करिए, काम की गुणवत्ता पे जाइए। प्रदेश का माहौल यदि ठीक हो रहा है, जनता का विश्वास बन रहा है, यदि कार्यकर्ता के मुंह से तारीफ निकल रही है ना हमारी सरकार की, तब हमारी सरकार सही काम कर रही है। लेकिन यदि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सब जो कांग्रेस में बैठे हुए लोग थे वही आगे आ गए, वही ठेकेदारी उठा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है साहब? राम गोपाल वर्मा खैरागढ़ कलेक्टर, भूपेश बघेल के दामाद है ऐसा मैं सुनता हूँ, मुझे पता नहीं उनका क्या रिश्ता है। राम गोपाल वर्मा मेरे पीएससी की तैयारी के समय के साथ का व्यक्ति रहे। राम गोपाल वर्मा कलेक्टर बन जाते हैं? स्पष्टीकरण देता हूं, मैं अधिकारियों से बैर नहीं है। काम तो ब्यूरोक्रेसी को ही करना है, नौकरशाही करना है, अधिकारियों को ही करना है। लेकिन आप जब किसी अधिकारी को लाते हैं तो उसका आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि नहीं?
उसकी वैल्यूएशन शीट होती है कि नहीं आपके पास कि जब ये अधिकारी है, ये इतना योग्य है। हाँ, भूपेश बघेल में भी इसने अच्छा काम किया, बिल्कुल लाइए फील्ड में। अच्छे अधिकारियों की जरूरत है और अधिकारियों से हमारा बैर भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही में हमारी एक संदेश बड़ा चल रहा है, बोलते हैं प्रतीक जी आप तो यार अ, अधिकारियों के खिलाफ हो। मैं तो बिल्कुल अधिकारियों के खिलाफ नहीं। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, मैं ऐसे बदतमीज अधिकारियों के खिलाफ हूँ। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हूँ जो कार्यकर्ता की महत्ता कीमत नहीं समझते हैं। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हूँ जो अपनी जिद चलाना चाहते हैं, जो अपने को मालिक समझते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक है यहां से अपने लाइफ से, मैं जल्दी खत्म करता हूँ, लगभग 1 घंटे पूरे हो गए, कि पॉलिटिक्स मत करिए, अधिकारी है काम करिए। लेकिन हमारी सरकार में अधिकारी काम छोड़कर नेतागिरी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हो। लेकिन सभी नहीं कर रहे हैं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं। अच्छे अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी निराश है। और निराश क्यों है? क्योंकि प्रदेश का माहौल है। यदि एक एसडीएम सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को धमका रहा है कि मैं तो इतना पैसा देकर आया हूं, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? आप समझ रहे हैं, स्टेट की व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। कोलैप्स कहते हैं इसे। इसे बिगड़ना डगमगाना नहीं कहते, कोलैप्स कर गया है आपका सिस्टम। यदि एक एसडीएम इतनी औकात और हिम्मत रखता है कि सेक्रेटरी को अपनी बोल सके, तो मैं तो पैसा देकर आया हूं ट्रांसफर करा के। उखाड़ सकते हो मेरा कुछ? मेरे को जो इच्छा होगी करूंगा। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? खून नहीं खौलता होगा हम लोगों का यार? मतलब इन लोगों को छोड़ दीजिए, मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से पूछता हूँ, खून नहीं खौलता है क्या इन लोगों पे? हमको नहीं लगता है कि हम पार्टी की स्थिति संभाले, कोई नहीं आने वाला कहीं दुनिया से यहाँ की व्यवस्था सुधारने। पुराना डायलॉग है। हमको ही खड़ा होना होगा, हमको आवाज उठानी होगी। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, गुलाम नहीं है, एक चीज याद रखिए। हम ये जो भाई साहब लोग हैं ना, इनकी ताकत है। और यदि हम इनकी ताकत है तो याद रखिए हम इनकी कमजोरी भी है। और एक एक कार्यकर्ता में बोलता हूं, याद कर लीजिए कि पार्टी ने आपको पहचान दिया है, सम्मान दिया है, लेकिन भाई साहब लोगों ने आपका सिवाय दुरुपयोग करने के, कुछ भाई साहब लोगों को छोड़ दो, क्या किया है? भाई साहब लोग की बड़ी बड़ी महल और कोठी बन गए, और हमारे कार्यकर्ता, मैं तो पाटन गया, देखा, पाटन के पूरे गांव घूमा हूं मैं। पाटन में कांग्रेस के भूपेश बघेल के जो कार्यकर्ता है, जो प्रमुख प्रमुख हर गांव के कार्यकर्ता हैं, उनके आज कम से कम 1 से 2 मंजिला बिल्डिंग बन गए हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था क्यों नहीं होती है? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, शायद हो सकता है कई लोग मेरी इस बात पे ऑब्जेक्शन ले। देखिए, भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता है। व्यवस्थागत जो चीज है ना, आजकल जो शिष्टाचार बन गया है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ यार, वो चलेगी यार। कोई ईश्वर नहीं है यहाँ पे, वो सब चलता रहेगा। आप लेन देन करिए, सब करिए, ठीक है, काम करिए, सब ठीक है, लेकिन लूटिए मत यार। लूट रहे हो आप लोग यार, लूट रहे हो लिटरली। और पता है, अब ये बात हमारी और आपकी नहीं है, हमारे बच्चों की है। इतना सड़ा हुआ ये राज्य देने जा रहे हैं ना, यदि यही स्थिति चलती रही तो। आंकड़ों की बाजीगरी में मत आइएगा, सब जीडीपी यहाँ पहुंच गई, ये वहां पहुंच गया, ये हो गया। प्रदेश नशाखोरी में ऐसी तैसी हो चुकी है। भटक गया हूं मैं, वापस आ रहा हूं। तो मेरा कहना है, जो आईएएस है वो नेतागिरी छोड़कर काम करिए। जो अच्छे आईएएस है उनका सहयोग करिए, उनको अपनी प्रेरणा मानिए। और तीरथ राज अग्रवाल के मामले में सरकार को निर्णय लेना होगा, एकदम लेना होगा। आप मत सोचिए, आप क्या आप सोच रहे हैं ना कहानी खत्म हुई? तीरथ राज अग्रवाल पे कार्यवाही होनी ही है। कोई नहीं बचा सकता उसको, ये मैं आज बोल रहा हूं आपको। तो ये अब बस मेरे लाइव खत्म होने का टाइम आ गया है। मैं अगली बार बहुत जल्द आप लोगों की जैसी प्रतिक्रिया आती है उसके मुताबिक फिर से जुड़ता हूं, और अगली बार कुछ संगठन के विषय में आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल अभी पी दयानंद साहब, सुधर जाइए। मतलब आपकी बदमाशियां तो मुझे लगता है कि आप सही में दिल से बदमाशी करते हैं। जब सीएम साहब से जुड़े हुए कुछ बेचारे कमजोर लोग मेरे पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि पी दयानंद साहब ने बोले प्रतीक पांडे साहब आप अडानी से हैं ना,
मैं कहता हूँ नहीं क्यों? बोले नहीं सर, नौकरी की बात करनी है। तो मैं कहता हूँ नहीं, वो दूसरे प्रतीक पांडे हैं अडानी वाले। तो बोले नहीं, पी दयानंद साहब ने आपका नंबर दिया है। तो दयानंद साहब, क्या ये बदमाशी से आप मेरा नंबर देते हैं कि गलती से चला जाता है? क्योंकि ये तो तय है, जिस प्रतीक पांडे का नंबर आप ब्लॉक करके रखते हैं, उस प्रतीक पांडे का नंबर आप बेचारे उन मासूम लोगों को जो सीएम साहब से जुड़े हुए, वो कैसे दे देते हैं? आपने कभी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं भी उसकी लिस्ट निकाल दूंगा दयानंद साहब, पता है आपको क्या क्या चल रहा है वहां पे आपके ऑफिस में? यदि मैं, मेरे पास आज तक इन बेचारे सीधे और गरीब लोगों, असहाय लोगों के अलावा कभी बड़े कॉन्ट्रैक्टर का फोन तो नहीं आया कि पी दयानंद साहब ने आपका नंबर दिया है तो आपसे संपर्क कर लूं मैं। क्यों नहीं आया साहब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का फोन मेरे पास? दयानंद साहब, ये मलाल नहीं है, ये आपकी करनी को उजागर कर रहा है ये तथ्य। काम करना सीख जाइए साहब, ईमानदारी से काम करिए। सीएम हाउस को, आप में काबिलियत है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, लोगों को बोलना बंद कर दीजिए, सब काम ऊपर से हो रहा है। अफवाहें मत फैलाइए, सारे काम ऊपर के नहीं होते हैं। 90% काम यहाँ के होते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो रूमर फैला दिया है ना, सब काम ऊपर से होते नहीं करने के लिए। जिनका काम करना होता है वो आता है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जाता है और उसके बाद आपके ऑफिस में दिखाई देता है वो। और कार्यकर्ताओं के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा? तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने। मैं फिर कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, तीर्थराज अग्रवाल पे कार्यवाही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त।